नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे चल रही है और एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के जो नोट्स हैं मैं वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वो कैसे मिलेंगे ना, उसके लिए वीडियो के एंड तक आपको बना रहना पड़ेगा। जैसा कि आपके नए पाठ्यक्रम में आयोग जोड़े गए हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ आज वो मैंने सारे के सारे आयोग कंप्लीट करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। और भी जो नई चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं काफी हद तक मध्य प्रदेश के संदर्भ में, वो भी मैं कंप्लीट करा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी भी लिंक है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। तो ये आपके संविधान और आयोग दोनों का मिक्सचर, यहां पर ऐसी चीजें ऐसे पढ़ना चाहिए आपको। पॉलिटी और आयोग दोनों का पार्ट आ जाता है। तो 148 में क्या बात की गई है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ये बात की गई है 148 के अंतर। ठीक है, अब अनुच्छेद 149 क्या कहता है? कैग की कार्य और शक्तियों की बात करता है अनुच्छेद 149। 150 बोलता है संघ तथा राज्यों के लेखक के प्रकार, मतलब कौन कौन सी फाइल्स और कौन कौन से सारा वो ऑडिट सारी चीजें होंगी। अंकेषण प्रतिवेदन आता है 151, तो ऑडिट रिपोर्ट, प्रतिवेदन, 51, अंकेषण, ये देखो मिलता जुलता है ना। अंकेषण 151, प्रतिवेदन, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का मुखिया होता है। तो ये तो सबको आपको मालूम ही होगी ये बात, तो ये बताने वाली तो है नहीं। संघ तथा राज्यों में समस्त वित्तीय प्रणाली पर नजर रखना तथा सभी सरकारी कंपनियों के खर्चों की जांच करना इसका मुख्य कार्य होता है, क्योंकि सारा ऑडिट का ही काम होता है इन लोगों का। ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना जो है 1753 में की गई थी। ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना तो ऑब्वियसली आजादी के पहले की गई थी, तो ब्रिटिशर्स नहीं की होगी, अंग्रेजों नहीं की होगी। सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक का पद सृजन 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी, पहले तीन अलग अलग प्रेसिडेंसी बना दी थी ना, में लेखों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से, मतलब उनका पूरा वित्तीय डेटा जो था उसको अच्छे से उसका लेखा जोखा रखने के लिए भाई वहां पर महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था 1857 में। और वो पद का सृजन किसने किया था? तो भाई लॉर्ड कैनिंग ने किया था। तो यहां पर देखिए आपकी बात आ जाती है आपकी हिस्ट्री और आयोग वाली। ठीक है, जब भी अब आप 1857 पढ़ेंगे तो आपको ये बात ध्यान में आ जाएगी कि 1857 में कौन था। पहली बात तो कैनिंग था उस समय पर, और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के अंतर्गत ही वहां पर कैग के पद का सृजन हुआ था। ये बात आपको अब ध्यान में रहेगी। ठीक है, नियुक्ति, तो भाई इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। इसका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। महालेखा परीक्षक जो संसद का एजेंट होता है, महालेखा परीक्षक जो है ये संसद का एजेंट होता है। और इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि महालेखा परीक्षक केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, वो और किसी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उसकी जो भी बात है ना, संसद के थ्रू ही बात करेगा, संसद ही उस पर ऑर्डर कर सकती है, और किसी का उत्तरदायी वो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम इसके कार्य की। कार्य क्या क्या होते हैं? कैग को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक माना गया है। तो भारत सरकार का रक्षक कैसे माना गया है भाई? जो सारा सारे वित्त का डेटा अपने पास रख रहा है, संकुचित कर रहा है, सारी चीजों को व्यवस्थित कर रहा है। तो अगर भारत की इकोनॉमी, मतलब भारत का जो पैसा है उसको संकुचित कर रहा है, सारी चीजों को भाई इवेल्युएट कर रहा है, अच्छी तरीके से रख रहा है, तो वो एक तरीके से रक्षा ही तो कर रहा है। सबसे बड़ी रक्षा तो वित्त रक्षा। किसी देश का वित्त अगर खत्म हो जाए, फाइनेंशियली अगर कोई कंट्री कोलैप्स हो जाए, तो फिर भाई वो कंट्री बचेगी क्या? उसमें तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए एक रक्षक के तौर पर भी कैग काम कर रहा है, ऐसा मानते हैं। भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो कि सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। सभी लेखाओं का ऑडिट कौन करता है? कैग। ठीक है, कैग का भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं होता। मतलब संसद जो है ये भारत की संचित निधि से धन निकाल सकती है, उस पर कैग का नियंत्रण नहीं होगा। कैग की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा की अवस्था में होती है। व्यय हो जाएगा, सब चीजें हो जाएगी, तो उसके बाद जो है ना, फिर वो कैग जो है, कैग की भूमिका वहां से चालू होगी।
इसे निर्धारण करना होता है कि विधिक रूप से जिस प्रयोजन हेतु धन दिया गया है वह उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त किया गया है या नहीं। मतलब कैग को यह देखना पड़ता है कि भाई किसी भी पार्टी के थ्रू या किसी भी थ्रू भाई अगर कोई काम के लिए पैसा लिया गया है तो वह वही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी और दूसरी जगह तो नहीं, किसी की नेता की जेब में तो पैसा नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें कैग देखता है। यह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी परीक्षा कर सकता है। मतलब अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल बोलेंगे तो दूसरे डिपार्टमेंट की भी ये लेखा परीक्षा कर सकता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं वो हम इसी वीडियो में बात करेंगे, तो अभी कंफ्यूज मत हो, इस पॉइंट को लिख के रख लो कि हाँ ऐसा होता है। तो हम अभी बात करेंगे कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर बोलेंगे तो जो नहीं आते हैं तो उनका लेखा परीक्षा भी कैग कर सकता है। तो अभी कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी लिख लो इस चीज को, अभी आगे क्लियर कर दूंगा। रिपोर्ट, अब रिपोर्ट की बात करें तो भाई कैग जो है ना ये 3 तरीके की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो पहली बात हम करेंगे, जो पहली रिपोर्ट है आपकी, जो पहली रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है आपकी भाई विनियोग लेखाओं पर रिपोर्ट। मतलब विनियोग का यहां से होता है भाई फाइनेंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट। विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट लेखाओं पर रिपोर्ट कि इन्वेस्टमेंट कहां कहां किए गए हैं, ठीक से इन्वेस्टमेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ, पैसे का ठीक से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ। वित्त लेखा रिपोर्ट मतलब फाइनेंस के लेखाओं से रिपोर्ट। सरकारी उपक्रमों पर रिपोर्ट, भाई सरकारी उपक्रम मतलब ऑफिस के अंतर्गत जो पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, पैसा आ रहा है जो वो कहां जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उन सारी चीजों से रिलेटेड ये बात यहां पर हो रही है। वो कौन देखता है? कैग। कैग केंद्र सरकार के लेखों को राष्ट्रपति जी को सौंपता है, सौंपता है और राष्ट्रपति जी इन्हें संसद के दोनों पटलों के समक्ष, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के समक्ष, सदन और पटल एक ही बात होती है, कि पटल के समक्ष रखते हैं। अब जब राज्य संबंधी मामलों की होती है तो राज्य संबंधी मामलों में रिपोर्ट राज्यपाल जी को सौंपी जाती है और राज्यपाल जी इन्हें विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और देखने लायक बात यह है दोस्तों, अभी बात यहां खत्म नहीं होती। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट केंद्र सरकार के मामलों में संसद की लेखा समिति होती है। दोनों पटलों के पे रखने के बाद वहां पर आपके केंद्र में भी एक लेखा समिति होती है, राज्य में भी एक लेखा समिति आपकी होती है। तो देखिए फिर से मैं बता देता हूं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो है, एक बार मैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेता हूं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट केंद्र सरकार के मामलों में संसद की लेखा समिति को तथा राज्य सरकार के मामलों में राज्य विधानमंडल की लेखा समिति को जांच के लिए सौंपी जाती है। ठीक है, सिर्फ वहीं तक काम नहीं होता, दोनों अपनी लेखा समितियों को इसकी जांच के लिए रिपोर्ट भेजते हैं। दोस्तों वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर वीडियो यहां तक की आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो एंड तक देख लेते हैं लेकिन दोस्तों लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करेंगे ना तो वहीं पर राइट हैंड साइड पे ना आप देखिए वहां पर सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज उस बटन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं हम सेवा और शर्तें क्या क्या होती हैं। सेवा एवं शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, संसद ही इसकी सेवा और शर्तों का निर्धारण करती है। महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने महालेखा परीक्षक अधिनियम, अगर यह क्वेश्चन आता है कि महालेखा परीक्षक अधिनियम कब आया था, तो 1971 में बनाया गया था, जिसमें 1976 में एक बार संशोधन भी हुआ था। अगर प्रश्न आए महालेखा परीक्षक अधिनियम में संशोधन कब किया गया, तो संशोधन किया गया था 1971 में। और अगर बात हो कि महालेखा परीक्षक अधिनियम कब बना, तो 1971 में बना था। अब हम बात करेंगे यहां पे वेतन भत्ता। तो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, मतलब जो संचित निधि का मतलब ये होता है दोस्तों, जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं ना, जो सारे टैक्सेस इंडिया कलेक्ट करती है, भारत सरकार को जो टैक्स मिलता है उसे संचित निधि, उससे जो पेमेंट होता है मतलब वो संचित निधि होती है। तो वो टैक्सेस से जो वो, और एक और चीज आप समझ लो कि सबसे बड़ी निधि जो किसी भी सरकार के पास आती है, किसी भी देश के पास, वो टैक्सेस द्वारा जो संचित निधि होती है, वो संचित निधि सबसे बड़ी निधि होती है। और जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, सरकारी डिपार्टमेंट्स, उनके
सदस्यों की उनकी जो सैलरी का निर्धारण जो होता है ना, वो संचित निधि द्वारा ही होता है। तो महालेखा परीक्षक की भाई जो सैलरी है, वेतन जो है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है, मतलब इस संचित निधि द्वारा दिया जाता है, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित किया जाता है? वेतन और भत्ता जो है इसका संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। महालेखा परीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान होता है। ठीक है, अब यहां पर यह देखिए, वित्तीय आपातकाल को छोड़कर महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर वित्तीय आपातकाल लग गया है, उस कंडीशन में कैग की सैलरी रिड्यूस हो सकती है, रिडक्शन हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी कंडीशन आ जाएगी, कैग की सैलरी रिड्यूस नहीं होगी। निष्कासन, अब इनका निष्कासन कैसे होगा? तो निष्कासन भाई देखो, सारे जैसे पहले हम पढ़ते आए वही होगा। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे सिद्ध कदाचार द्वारा, मतलब जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है सिद्ध कदाचार द्वारा, ऐसे ही इनको हटाया जा सकता है। शारीरिक या मानसिक शैथिल्य, मतलब मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण हटाया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दंडित होने पर, कोई क्राइम कर दिया इन्होंने और वो प्रूव हो गया न्यायालय में, तो इनको हटाया जाएगा। दिवालिया होने पर, भाई बैंक करप्ट हो गए, बैंक का पैसा खा लिया, उस कंडीशन में, है ना। पद का दुरुपयोग करने पर, तो भाई पद का दुरुपयोग, ऑडिट की जो रिपोर्ट है उसमें हेरफेर कर दी, तो उस कंडीशन में हटाया जाएगा। अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद धारण नहीं कर सकते। मतलब एक बार आपने कैग जो है, या तो आपका पूरा टेन्योर पूरा हो गया, उसके बाद आप कोई दूसरी भारत सरकार के अंतर्गत जॉब नहीं कर पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो दोस्तों महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक जो थे, उनका नाम था वी नरहरि, ये नोट कर लीजिए अपने पास, वी नरहरि राव भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक थे। भारत के वर्तमान महालेखा परीक्षक, अब देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और ये पूछेगा ही पूछेगा, यहां से पूछेगा ही पूछेगा, तो उसे ध्यान से सुनो। भारत के वर्तमान महालेखा परीक्षक कौन है? जीसी मुर्मू। इसके पहले जो थे ना राजीव महर्षि, जीसी मुर्मू अभी बने हैं, चेंज हो गए हैं रिसेंटली। अच्छा है कि ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूं, ताकि अब जो भी कैग से रिलेटेड वीडियो देखेगा, कम से कम उसको नॉलेज में ये बात रहेगी। और जो बच्चे अखबार पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, मतलब जिनका ड्रीम है, जिनको निकालना ही है पीएससी या यूपीएससी, स्टेट पीएससी या यूपीएससी, वो तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, तो उनको तो मालूम है ये सारी चीजें। लेकिन जिनको नहीं मालूम है उन्हें मैं बता देता हूं, अभी ही चेंज हुए हैं, 8 अगस्त 2020 को जीसी मुर्मू बने हैं। जीसी मुर्मू अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बनेगा। भारत के वर्तमान महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू है, कौन से नंबर के, ये भी पूछ सकता है। तो भाई 14 नंबर के बने हैं। किसके स्थान पर? इन्होंने राजीव महर्षि जी के स्थान पर पद ग्रहण किया है। कितनी तारीख को किया है? 8 अगस्त। तारीख तो नहीं पूछेंगे, फिर भी रट लेना भाई। जीसी मुर्मू इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल थे। इसीलिए ये नाम इतना इंपॉर्टेंट है, ये पर्सनालिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल कौन बने? जीसी मुर्मू। और जीसी मुर्मू जी ही 14वें महालेखा परीक्षक बने। तो ये जीसी मुर्मू नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए भाई इसको अच्छे से नोट कर लेना, और इसको ये सारी लाइनें तो रट ही डालना मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अच्छा, एक और बात हम करें कैग के बारे में इंपॉर्टेंट, अभी राफेल भी काफी भाई चर्चा में है राफेल, तो राफेल भी पढ़ लेना, राफेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बन सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। 16वीं लोकसभा जब चल रही थी, 16वीं लोकसभा में कैग ने राफेल के मामले में रिपोर्ट पेश करी थी। उस समय अध्यक्ष राजीव महर्षि जी थे। तो यह भी पूछ सकता है कि भाई कौन सी लोकसभा के अंतर्गत कैग ने राफेल के बारे में रिपोर्ट पेश करी थी, या फिर उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो 16वीं लोकसभा थी, कैग ने राफेल के मामले पर रिपोर्ट पेश करी थी, ठीक है, अंतिम सत्र में, और उस समय अध्यक्ष थे राजीव माहेश्वरी जी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। वह निगम जिसके लेखा परीक्षा में कैग की भूमिका नहीं होती, जो हम तब बात कर रहे थे, अब ये देख लो यहां पे, ठीक है। और एक शॉकिंग न्यूज भी आपको मैं बताऊंगा। देखो, LIC का लेखा नहीं करते, SBI का लेखा नहीं करेगा, RBI का लेखा नहीं करेगा, FCI का लेखा नहीं करेगा। दोस्तों आपको याद होगा जब पैंडेमिक शुरू हुआ था कोरोना का, उस समय पर एक PM हेल्थ केयर फंड चला था। आपको ये जान के बड़ा अफसोस होगा कि जो कैग है ना, कैग PM हेल्थ केयर फंड का परीक्षा नहीं करेगा, नहीं कर सकता।
और ना ही पीएम हेल्थ केयर फंड पे आपका जो है आप आरटीआई इशू कर सकते हैं। तो ये दो एक खराब चीजें हैं। मतलब इतना सारा पैसा इकट्ठा हुआ, उस पैसे का क्या किया वो उसकी डिटेल आप नहीं ले सकते, ठीक है। ना कैग ऑडिट करेगा उसको, ना ही आरटीआई आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पे कि यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा सीधे संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कौन करते हैं भाई? ये जिनका ऑडिट कैग नहीं करता ना, वो लोग, कंफ्यूज मत होना। 5th पॉइंट है, वह निगम जिसका लेखा परीक्षा पूरी तरीके से कैग के द्वारा किया जाता है। अब वो कौन कौन है? दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग मतलब ओएनजीसी है ना, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस। तो इनका जो लेखा जोखा है ना भाई, ये कैग के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं जो मैं फ्री नोट्स एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स को देने वाला था प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, वीडियो को सबसे पहले तो करना है लाइक, दूसरा करना है इसे सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब की स्पेलिंग गलत हो गई, फिर बेल आइकन को करना है आपको प्रेस। अब ये जो मतलब ये सब्सक्राइब किया हुआ, लाइक किया हुआ और बेल आइकन मतलब जो आपने प्रेस किया हुआ है, इसको आपको और फिर करना है आपको एक कमेंट, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो पहले तो करना है वीडियो को लाइक, फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और कमेंट में लिखना है एमपीपीएससी 2020। जैसे ही आप ये कमेंट करेंगे मैं आपको एक नंबर वहां पर दूंगा, उस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजने हैं। कौन कौन से 3 स्क्रीनशॉट? कमेंट वाला 1, सब्सक्राइब वाला 2, लाइक वाला 3। उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करने हैं, आप उस नंबर पे कॉल नहीं लगाएंगे। व्हाट्सएप में ये तीनों स्क्रीनशॉट आप भेजिएगा, मैं आपको वहां से अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। टेलीग्राम पे ग्रुप है तो आपके पास टेलीग्राम होना अनिवार्य है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अन्य स्टडी ग्रुप्स में और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, ताकि और बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। जो दिशा एकेडमी है दोस्तों, दिशा एकेडमी हमारी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम, इन चारों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, आप वहां से जाके हमें यहां से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं राहुल शर्मा दोस्तों आप लोगों से लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।